हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, बहन और दोस्तों। आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो सबसे महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ना, 1857 की क्रांति। हमको लगता है कि भारत में जो एग्जाम होती है, नॉट बिहार, पूरे भारत की बात करते हैं, कोई भी एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे इस टॉपिक से, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम 1857 की क्रांति को दो पार्ट में वीडियो अपडेट आप लोग को देंगे। आज हम देंगे पार्ट 1 और 1 से 2 दिन में पार्ट 2 भी चला जाएगा। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी आपका पेपर होता है पीसीएस लेवल का, बीपीएससी, यूपी एसएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गारंटी देते हैं। इसका मैं 90% गारंटी देता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ कि 100% गारंटी दूँ, लेकिन इतना मैं जरूर बताता हूँ कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इसका सोर्स जो है ना, मतलब ये कंटेंट कहाँ से लिया है, तो पटना के फेमस टीचर है ज्ञान बिंदु सर, जिनका नाम है रोशन आनंद, उन्हीं का नोट्स के से वीडियो बनाया है। तो हमें कंटेंट अच्छा लगा उनका, इसलिए मैं उनका वीडियो बनाया। और मेरा वीडियो यदि रोशन आनंद सर तक चले जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ताकि रोशन आनंद सर को भी लगे कि मेरा वीडियो किसी मेरा कंटेंट को भी कोई अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। तो इसके लिए मैं रोशन आनंद सर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनका कंटेंट बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो वीडियो में लेट ना करते हुए मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। और मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल ईडूटवी को ये सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बना दें, कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि जब आप कमेंट कीजिएगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा और नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, और अभी आगामी एग्जाम एडीओ का एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई 4 होगा, तो सभी में क्वेश्चन पूछता है। और मैं जब एग्जाम होगा ना बीपीएससी का, एडीओ, सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, आपका बीपीएससी टीआरई हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ से मैं वीडियो बनाया था और यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा है, और मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है 1857 की क्रांति। ध्यान से बात को सुनिएगा और क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि यहाँ से लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था। याद रखिएगा, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए, मोस्ट एग्जाम में ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि 57 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। मुगल बादशाह उस समय कौन थे, तो बहादुर शाह थे। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे, लॉर्ड पामस्टन। और उस समय विरोधी दल के जो नेता थे ना, उसको डिजरायली नाम था। क्या नाम था उनका, डिजरायली नाम था। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए थे। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस इसी पे किया गया था। इस विद्रोह का चिन्ह क्या था, तो चपाटी एंड लोटस, यानी उसको बोलते हैं रोटी और कमल कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, 90% बच्चे को नहीं पता है कि उस समय 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था, तो इलाहाबाद को बनाया था। क्योंकि ये सब क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, और हमको लगता है कि 95% स्टूडेंट को बात पता होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन वही क्वेश्चन मैं ये पूछ दूं तो किसी को नहीं पता होगा। तो वही इसलिए मैं बोला हूँ कि भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसका क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए आप घर पे भी आराम से उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अब 1857 का नेचर कैसा था, यानी स्वरूप कैसा था, समझते हैं बारीकी से। कहता है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो था, स्वरूप और प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। ठीक है, देखिए बहुत सारा जो हिस्टोरियन थे, उनका विवाद मत कुछ और था। भारतीय विद्वान का कुछ अलग राय था, ब्रिटिशर्स का कुछ अलग राय था, तो उन्हीं में मिलाकर कुछ दिया हुआ है, उसको देखते हैं। कुछ भारतीय विद्वान की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है एसन सेन की बात आता है। किसकी बात करता है, एसन सेन की बात आता है। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो एसन सेन ने किया था। और इनका मानना था कि 1857 के जो विद्रोह था धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पे हुआ।
बीडी सावरकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको पता है कि भारत, यह जो मतलब यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा मिला था इसको, वो बीडी सावरकर ने दिया था, 1857 को बोला था, ठीक है। और बीपीएससी हमको लगता है इसको कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बीडी सावरकर मतलब 1857 को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीडी सावरकर। हमको लगता है कि टीआरई 1, 2, 3 में भी लगातार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। फिर आरसी मजूमदार का मानना था कि 1857 का जो विद्रोह है न तो राष्ट्रीय था, न ही प्रथम था, न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति है। और अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था, राष्ट्रीय था। बट जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। और सही बात है भाई, भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, राष्ट्रीय विद्रोह कैसे हो जाएगा। कुछ अंग्रेज विद्वान का मत था, डिजरायली का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। टी.आर. होम्स का मानना था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। एली रीच का मानना था कि यह धर्मांधों मतलब ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध हुआ था। जॉन सीले, मार्लेशन और ट्रेवेलिन जैसे विद्वान का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। उपयुक्त लिखे विवरण से स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया, और 1857 के विद्रोह को 1857 यानी 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की थी। 1857 में ही मतलब इसी के बाद जो था ना, भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के ताजपोश के मतलब ये हुआ था। अब देखिए 1857 हुआ क्यों, ये तो था कि किसका क्या मत था, ठीक है अभी तक। अब हम पढ़ेंगे कि सर इसका क्या कारण था। तो देखिए बहुत सारा कारण था, कोई एक दो कारण नहीं था। अब कुछ कारण बोलेंगे तो उसका पहले तत्कालीन कारण पढ़ेंगे कि मतलब मोस्टली लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक कारण क्या था, पॉलिटिकल रीजन क्या था, इकोनॉमिकल रीजन क्या था, अब फिर पढ़ेंगे कि सैन्य कारण क्या था, कोई दिक्कत, और फिर पढ़ेंगे धार्मिक और सामाजिक कारण पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग तत्कालीन कारण। देखिए आप लोगों को पता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। देखिए ये बहुत ही मेजर ये है कि इस क्रांति का मेजर मतलब होता है ना बातें कि लोग सब बात यही सब लोग ये बात जानते हैं कि 1857 क्रांति का मेन कारण था चर्बयुक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल करना। देखिए 1857 से पहले एक राइफल आया कर सकता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था उसका, ब्राउन बेस नाम था। लेकिन 1857 मतलब के दौरान उस ब्राउन बेस को हटाकर उसके जगह पर लाया गया एनफील्ड राइफल, ठीक है। अब समस्या था कि एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था ना उसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज किया गया था। अब देखिए अब समस्या क्वेश्चन आता है कि सर उसमें सुअर और मतलब गाय की चर्बी क्यों किया गया था। तो ब्रिटिशर्स मतलब लोगों का ऐसा मानना था कि गाय हमारे हिंदू धर्म के लिए गाय कितना पवित्र होती है। यदि हिंदू कोई लोग गाय की मतलब क्या बोले मांस को यानी गाय की चर्बी को मुंह से हटाएगा तो सब जो उसका धर्म भ्रष्ट होगा। इसका उल्टा मुस्लिम में होता है, मुसलमान सुअर के मांस को मतलब सुअर को पूजा करते हैं तो शायद वो सुअर के मांस को मुंह से नहीं खींच सकते, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो हिंदू एकता में जो फूट डालना था ना ये ब्रिटिशर्स को शुरू से नियम था, मतलब रूल था। वो शुरू से यही काम करते थे कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। तो वही बात है कि 1857 के विद्रोह के में तत्कालीन कारण था चर्बयुक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल करना, और एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर 1856 में शामिल किया गया था। देखिएगा ध्यान से। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था, याद रखिएगा। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले जो कारतूस है कि ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके ईसाई बनाना चाहता था। बताया ना, वही बात था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इस बात की जानकारी मंगल पांडे को लगी। उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से मना कर दिया कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री
के सिपाही थे। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे कहाँ से थे, तो बैरकपुर से थे। ये किस मतलब इन्फेंट्री के थे, तो 34 के थे, याद रखिएगा। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि नहीं आपको यूज करना ही पड़ेगा। वे एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मार के हत्या कर दी गई। यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मार दिया गया, जिसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। चलिए अब इसमें एक अच्छा पॉइंट बनता है कि मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता थे जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए थे। सोचिए, अब इसका समझते राजनीतिक कारण क्या है। देखिए राजनीतिक कारण था कि उस समय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू करना, ठीक है। वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति पता ही होना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, ठीक है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था फॉरवर्ड पॉलिसी, और लॉर्ड डलहौजी लागू किया था हरब नीति, ठीक है। तो इससे भी ये आपका कारण है, राजनीतिक कारण है। आर्थिक कारण की बात करेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवारी प्रथा, महालवारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों को आर्थिक तौर पर शोषण किया जाना शुरू कर दिया गया था। सैन्य कारण की बात करें तो ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपियों दोनों मूल के लोग रहते थे, लेकिन भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीयों का और यूरोपियों सेना का अनुपात 5:1 था। लेकिन देखिए भारतीयों की सेना ज्यादा थी, यूरोपियन सेना कम थी, लेकिन भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता था, ठीक है। जितना पैसा यूरोपियों को मिलता था उतना भारतीयों को नहीं मिलता था। ये भी एक सैन्य कारण था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका धार्मिक कारण क्या है? धार्मिक और सामाजिक कारण की बात करें तो सबसे पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, याद रखिएगा डेट याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत किया गया। देखिए धर्म ये अच्छा था, क्योंकि सती प्रथा अंग्रेज लगाया नहीं था। सती प्रथा अंग्रेज इसका विरोध करते थे, और ये सही भी था। सती प्रथा मतलब सती प्रथा का अंत होना एकदम सही था, क्योंकि हमारा ही समाज था, एक ऐसा समाज, घिनौना समाज था जिसमें सती प्रथा को लागू किया था। सती प्रथा के दौरान आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसका हस्बैंड मर गया तो उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती उसके साथ जला दिया जाता था। कितना मतलब क्रूर हत्या था, समझिए। तो क्या यहाँ पे क्या ब्रिटिश गलत था? बिल्कुल भी नहीं गलत था। कमेंट में बताइए। नेक्स्ट था लॉर्ड कैनिंग। इसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। देखो लॉर्ड कैनिंग के मतलब इस अधिनियम पारित होने से पहले जिसका हस्बैंड मर जाता था उसकी वाइफ कभी शादी नहीं किया करती थी, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया, जिसके थ्रू जिसका हस्बैंड मर गया उसको बाद में दोबारा शादी किया जा सकता था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। ये भी देखिए कितना फालतू घोषणा था। ये घोषणा फालतू था कि लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि भाई बहादुर शाह जफर को लाल किला में नहीं रहने देंगे, हम एक छोटा सा कुतुब मीनार में छोटा सा कोठारी दे देंगे, कोई उसमें रहो। लेकिन 56 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। ये भी देखिए लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा कर दिया कि बहादुर शाह जफर अब कोई राजा, मुगल शासक, बादशाह नहीं कहलाएंगे, जबकि एक शहजादा कहलाएंगे। इससे भी भाई उनको प्रॉब्लम हुआ। 1850 यानी 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित हुआ गया। फिर हुआ था 1856 में सैनिक अधिनियम पारित हुआ था। इसका विस्तार को लेकर चर्चा करें कि इसका विस्तार कहाँ तक फैला था। देखिए सबसे पहले 1857 का जो प्रभाव था ना दक्षिण भारत में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में 1857 का विद्रोह प्रभावित नहीं था। इसके अलावा मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत में प्रभावित था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। याद रखिएगा एक्चुअल डेट है कि 10 तारीख को ही 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 20 एनआई नेटिव इन्फेंट्री मतलब पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आर्मी बिफोर 1857 के सिपाहियों ने किया था। देखिए अब 1857 का शुरुआत 10 तारीख को हो गया। सबसे पहले वो दिल्ली जाएंगे, तो मतलब हर जगह पे क्रांति होगा, ठीक है। तो हम कुछ लेते हैं, कुछ सेकंड वीडियो में बताएंगे, कुछ जगह क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, बात करते हैं।
तो कहता है कि दिल्ली में 1857 का विद्रोह का शुरुआत 12 मई 1857 को हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वही सैन्य नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन को जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की। ठीक है, यानी इसको एक लाइन में याद रखिए कि दिल्ली में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था 12 मई 1857 को हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर किए थे। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खां ने किया था। और दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए दो लोगों को भेजा गया था, निकलसन और हडसन को भेजा गया था। ठीक है, देखिए इस समय एक उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब, वो दिल्ली में रहते थे और इन्होंने अपनी आंखों से इस विद्रोह को दबते हुए इस विद्रोह को होते हुए देखा था। लेकिन विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने 1857 सितंबर आते आते विद्रोह को दबा दिया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। ठीक है, विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। ये देखिए कितना अच्छा लाइन है कि जब 1857 का विद्रोह दबाया जा रहा था तो उसी दौरान बहादुर शाह जफर एक हुमायूं का मकबरा है वहां पे जाकर वो छिप गया था। लेकिन जीनत महल की सूचना पर ही बहादुर शाह जफर को वहां से गिरफ्तार किया गया और निर्वासित जीवन हेतु उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनके निधन 1862 में हो गया था। क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे है? तो रंगून में। याद रखिए कहाँ पे है? रंगून में। रंगून कहाँ सर? श्रीलंका में है ना। कहता है कि कानपुर की बात करें तो कहता है कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर भी था। कानपुर से विद्रोह का शुरुआत हुआ था जून 57 में। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व माना जाता नाना साहब को माना जाता है। देखिए नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। क्या था? नहीं कहता धोंदू पंत था। कहता है कि अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन के बाद, जो अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय के निधन के बाद इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक है, नाना साहब का अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दिया था। तो नाना साहब के जो निजी सलाहकार थे अजीम उल्ला, क्या नाम था उनका? अजीम उल्ला। यानी बाजीराव द्वितीय जब तक जिंदा थे तब तक अंग्रेजों ने इनको पेंशन देता था, लेकिन जैसे ही बाजीराव द्वितीय मरे इनका पेंशन बंद कर दिया गया। इनके दत्तक पुत्र नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया। तो नाना साहब इसी पेंशन को चालू करवाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, उनका मानना था कि मेरा पेंशन क्यों बंद कर दिया है। तो इसी को लेकर नाना साहब ने अपने निजी सलाहकार अजीम उल्ला को भेजे कि जाओ भाई पता करो कि पेंशन क्यों बंद हुआ। नाना साहब ने पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन नहीं बहाल हुआ, जिसके कारण से 1857 के विद्रोह में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कौन थे? कैंपबेल को जाता है। कौन थे? कैंपबेल को जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से है। सती चौरा कांड ये 57 विद्रोह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवध लखनऊ की बात करते हैं। कहता है कि लखनऊ से दो नेता थे, बेगम हजरत महल और पुत्र थे उनके बिजरिस कादिर। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के नाम से जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी शक्तिशाली के रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 में विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया। सबसे ज्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वही कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर नेपाल चले गए थे। ठीक है, बात करें अयोध्या से तो फैजाबाद या अयोध्या से बात करेंगे तो दो वहां पे व्यक्ति थे, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला पूछा है कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो फैजाबाद से किए थे। ये दक्षिण भारत में रहने वाले थे, लेकिन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य, साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया था। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के दौरान किसने जिहाद का नारा दिया था? तो ये दिए थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, बाद के दिनों में इन विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। एक लास्ट है, लास्ट नहीं है, आज के वीडियो के लास्ट है कि झांसी से थे। झांसी उत्तर प्रदेश और ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की।
आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई किस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में आई थी? तो कहाँ से आई थी? झांसी, उत्तर प्रदेश से आई थी। ठीक है। कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 1828 में नवंबर 19 को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मनु, या बोलते हैं मणिकर्णिका। इसका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित किया गया। कहता है कि देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई का शादी हुआ था गंगाधर राव से, वो वहीं के महाराज थे। गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित किया। लेकिन यह बात लॉर्ड डलहौजी को अच्छा नहीं लगा। लॉर्ड डलहौजी को इस बात को नहीं माना और 1853 में राज हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अभी पढ़े थोड़ा देर पहले कि लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था, वो भी इसका कारण था। ठीक है। तो जब दामोदर राव को महाराज घोषित किया गया तो लॉर्ड डलहौजी को मतलब ये बात अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने 1853 में इस राज हड़प नीति के तहत झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई और उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया। लेकिन मतलब उन्होंने, देखिए झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी ना, वो अंग्रेजों को गुहार लगाई कि हमें वो क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। कौन थे? ह्यूरोज को भेजा गया। ठीक है। और जनरल ह्यूरोज में लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई, मतलब जनरल ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, वो उनके मतलब लड़ते लड़ते उनके सर पे, मतलब सिर पे 17 जून 1858 को सिर पे तलवार लग गया, जिस कारण उनको वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है कि इसका ग्वालियर कहाँ पे है, तो आपके सॉरी इसका मकबरा कहाँ पे, तो ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी महिला वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तक तो हम यही बात पढ़े हैं कि पहली महिला है रानी लक्ष्मीबाई। जी नहीं, पहली कौन थी? प्रथम वीरांगना थी अवंतीबाई लोधी। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जाके पढ़िएगा। जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी, ये सेकेंड महिला थी जो शहीद हुई थी, और जो फर्स्ट महिला थी कौन थी? वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह का एक अकेला मर्द की संज्ञा दिया था। ह्यूरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक अकेला क्या है, मर्द है। इतना हिम्मत और साहस के साथ वो लड़ी थी। बनारस से कौन थे? तो बनारस से लियाकत अली थे। ठीक है। और कर्नल नील दबाने के लिए आए थे। बरेली की बात करेंगे तो यहाँ से मेन थे खान बहादुर खान दबाने के लिए हडसन आए थे। फतेहपुर से कौन थे? तो अजीमुल्ला था। मथुरा से कौन था? तो देवी सिंह थे। मेरठ से कदम सिंह थे। देखिए अब कल चर्चा करेंगे बिहार से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा डिटेल्स पढ़ना है, और बीपीएससी का पता नहीं हर साल बिहार से क्वेश्चन पूछता है 1857 को रिलेट करके। तो जो पार्ट बचा वीडियो का वो मैं कल बनाऊंगा। ठीक है। इतना तक मैं आपको जो भी मतलब लगा नया कि हाँ इसमें कुछ तो नया मिला हमें पढ़ने को, और इतना जो मैं आपको पढ़ाया है, आपकी भी कोई किसी भी बुक का ऑब्जेक्टिव उठाकर क्वेश्चन लगा सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं छूटेगा, मतलब सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। 95% क्वेश्चन आपका बनेगा, गारंटी देते हैं। और जब मैं टोटल वीडियो बना लूँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लूँगा, तो आपका 95% क्या, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और इसको ज़्यादा नहीं 22 या 25 मिनट का वीडियो होगा, इसको स्पीड करके 1.5 के स्पीड से आप 5 से 7 मिनट में देख सकते हैं, और कोई काम करते करते वीडियो सुन सकते हैं। तो जाते जाते मैं फिर बोलूँगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में और, क्योंकि आप जब हमें कमेंट कीजिएगा ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, जब मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।